हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हमारा टॉपिक है मरहम यानी कि ऑइंटमेंट। ठीक है, तो मरहम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मरहम क्या है? एक नीम मुंजमद मुरक्कब है। मरहम क्या है? एक नीम मुंजमद मुरक्कब है। ठीक है, नीम मुंजमद आप जानते होंगे। ठीक है, जो मतलब एक लाइक पेस्ट जैसा हो एक होता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं नीम मुंजमद। ओके, जिसको क्या है उमूमन बैरूनी तौर पर मुख्तलिफ अगराज़ व मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि इसको जो है खाया नहीं जाता है मरहम को, इसको जो है एक्सटर्नली यूज़ किया जाता है। ठीक है, बाहरी तौर पर लगाया जाता है, बैरूनी तौर पर मुख्तलिफ अगराज़ व मकासद के लिए या कोई भी हमारा मकसद रहे उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मरहम का मौजिद कौन है? बुकरात है। मरहम का मौजिद बुकरात है, इसको बुकरात ने बनाया था सबसे पहले। ठीक है, मिस्री अहद से इसका इस्तेमाल शुरू हुआ था। कब से शुरू हुआ था? मिस्री अहद से इसका इस्तेमाल शुरू हुआ था। मरहम की तरकीब तैयारी में अक्सर बतौर ज़मीन, ये सबसे मेन चीज़ है, सबसे मेन लाइन, सबसे मेन पॉइंट इसका यही है कि इसमें मरहम के लिए सबसे मेन चीज़ जो है ज़मीन का यानी बेस का काम जो करता है वो क्या है? रोगनियात होते हैं। ठीक है, मरहम की ऐसा समझ लो बिना रोगन के मरहम बन ही नहीं सकता। ठीक है, ये याद रखना, अच्छे से जहन के अंदर बिठा लेना, कुछ भी कर लेना, लेकिन ये मत भूलना कि मरहम में जो है रोगन हर हाल में डाले जाते हैं। बिना रोगन के मरहम बन ही नहीं सकता। ठीक है, कंप्लीट ही नहीं होता वो। ठीक है, जैसे कौन कौन से रोगन? रोगन जर्द जिसको घी बोलते हैं। ठीक है, रोगन जर्द यानी कि घी, फिर रोगन बादाम, रोगन सरसों, रोगन जैतून और रोगन गुल। ठीक है, और मोम वगैरह यानी कि वैक्स वैक्स जिसको कहते हैं। ठीक है, और चर्बियाँ वगैरह शामिल होती हैं इसमें। ठीक है, यानी कि इनके बगैर जितनी भी मैंने अभी रोगनियात बताए इन सब के बगैर, ये और भी कोई रोगन हो सकते हैं। ठीक है, तो उन सब के बगैर क्या है ये जो है बन नहीं सकता मुरक्कब, किसी भी हाल में कंप्लीट हो ही नहीं सकता। बेस के तौर पर नहीं, इसकी ज़मीन के तौर पर जो है हम ये शामिल करते हैं हर हाल में। ठीक है, अब क्या है मरहम बनाने के लिए ज़रूरी हिदायत। हिदायत क्या है वो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। इसमें 8 पॉइंट हैं। ठीक है, कितने? 8। तो पहला पॉइंट इसमें हमारा कहता है अक्सर मरहमों में दवाओं के अलावा मोम या कोई रोगन होता है। ठीक है, क्या होता है? जो मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, दवाओं के अलावा क्या होता है? मोम होता है या रोगन होता है। ठीक है, ऐसी सूरत में पहले मोम और रोगन को गर्म कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? पहले मोम को और रोगन को क्या गर्म कर लेते हैं और पिघला लेंगे उसको। ठीक है, उसको क्या करेंगे? पहले गर्म कर लेंगे, फिर पिघला लेंगे, फिर दीगर अद्विया का बारीक तरीन सफ़ूफ उसमें शामिल करेंगे। जो भी अद्वियाँ हमारे पास होंगी फिर वो सफ़ूफ उस रोगन में हम शामिल कर देंगे। ठीक है, और महलूल ठंडा होने तक हल करते रहेंगे, जब तक वो खूब ठंडा ना हो जाए। वो रोगन जो भी हमने गर्म किया या चर्बी वगैरह जो भी पिघलाई हमने, वो जब तक ठंडा ना हो जाए तब तक उसमें उसको चलाते रहेंगे, ठंडा करते रहेंगे। ठीक है, ताकि दवाओं का सफ़ूफ यकसा तौर पर महलूल में हल हो सके। ठीक है, ताकि दवाओं का सफ़ूफ एक यकसा तौर पर बराबर उसमें जो है हल हो सके। तो ये हमारा हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारा कहता है कि मरहम, अगर किसी मरहम के नुस्खे में पिघलने वाली दवाएं शामिल हों, ठीक है, जैसे कि मोकिल होती है, उश्क होती है, बहरूज़ा होता है। ठीक है, ये अगर शामिल हो तो पहले इनको क्या है मोम या रोगन में डालकर पिघला लेंगे। ठीक है, पहले क्या करेंगे? इनको मोम या रोगन में डालकर पिघला लेंगे, फिर दीगर अद्विया बशक्ल सफ़ूफ शामिल करेंगे। ठीक है, अब जैसे इसके एग्जाम्पल क्या है? जैसे मरहम उश्क होता है, मरहम मुकिल होता है। ठीक है, तो ये सब जो है इस तरीके से बनाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा इसमें कहता है कि अगर मरहम के नुस्खे में सफ़ेदी बेज़ाय मुर्ग यानी कि जो एग का वाइट पोर्शन होता है वो, या जर्दी बेज़ाय मुर्ग यानी कि एग का जो येलो पोर्शन होता है वो, या अफ्यून जैसी ना पिसने वाली दवाएं शामिल हों, तो रोगन या मोम को पिघलाने के बाद आग से नीचे उतारकर ये तमाम दवाएं इसमें शामिल करेंगे। ठीक है, जैसे कि कौन कौन सी? सफ़ेदी बेज़ाय मुर्ग, जर्दी बेज़ाय मुर्ग या अफ्यून जैसी ना पिसने वाली अद्वियाएँ शामिल हों तो हम क्या करेंगे? तो रोगन या मोम को पिघला लेंगे। पिघलाने के बाद जितनी भी दवाएं हमारे पास हैं, मस्कूरा जो भी दवाएं हमारे पास हैं उनको शामिल करेंगे और खूब हल करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? उनको खूब हल करेंगे। कभी क्या होता है, कभी कभी जर्दी बेज़ा मुर्ग को उबाल कर भी रोगन में शामिल किया जाता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, जर्दी बेज़ा मुर्ग को उबाल कर भी रोगन में शामिल किया जाता है। जैसे मरहम आतिश में जर्दी बेज़ा मुर्ग इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट हमारा कहता है अगर मरहम के नुस्खे में किसी दवा का पानी या लुआब शामिल हो तो मोम या रोगन में उस पानी को या रस को शामिल करके आग पर इस हद तक पकाएं कि उसका क़िवाम मरहम की तरह नरम हो जाएगा। ठीक है,
कितना पकाएंगे? उस पानी को या रस को क्या करेंगे, आग पर उसको शामिल करने के करके आग पर इस हद तक पकाएंगे उस रोगन को, यानी कि उस पानी को या रस जो भी हम शामिल करने वाले हैं मरहम के अंदर, उसको आग पर उसको शामिल करके आग पर इस हद तक पकाएंगे। पहले शामिल कर लेंगे और फिर आग पर इस हद तक पकाएंगे कि उसका क़िवाम मरहम की तरह नरम हो जाए। उसका क़िवाम कैसा हो जाए? मरहम की तरह नरम हो जाए। ठीक है। और उसके बाद क्या, उसके बाद दूसरी सफ़ूफ़ की हुई दवाएं उसके अंदर शामिल करेंगे। ठीक है। जैसे मरहम दाखिलून में लुआबियात होते हैं। ठीक है, मरहम दाखिलून में लुआबियात हम शामिल करते हैं। ठीक है। अब आता है हमारा पाँचवा पॉइंट। पाँचवा पॉइंट क्या है? पाँचवा पॉइंट कहता है अगर मरहम के नुस्खे में काफूर जैसी उड़ जाने वाली दवाएं शामिल हों तो उसको तमाम दवाओं के बाद आखिर में मिलाना चाहिए ताकि उसके अज्जा पूरी तौर पर मरहम में शामिल हो सकें। ये याद रखना हमेशा, काफूर जो होता है जैसे उड़ने वाली दवा है वो काफूर, ठीक है, अक्सर दवाओं में बाद में शामिल की जाती हैं। उड़ने वाली दवाएं बाद में, बिल्कुल सारी दवाएं बिल्कुल तैयार होने वाली हो हमारी दवा, तभी लास्ट में हम शामिल करते हैं। ठीक है, तो ये होता है काफूर को क्या, तमाम पूरा तैयार होने के बाद लास्ट में काफूर को हम शामिल करेंगे उड़ने वाली दवाओं को। ठीक है, ये हो गया पाँचवा पॉइंट। छठा पॉइंट हमारा कहता है मरहम की तरकीब तैयारी के लिए तमाम दवाएं ख्वाह खुश्क हों या तर, ठीक है, जितनी भी दवाएं मरहम की तैयारी के लिए इस्तेमाल की जाती हैं चाहे वो खुश्क हों या वो तर हों, उनको इंतहाई बारीक सुरमा की तरह पीस लिया जाए। कितना? इंतहाई बारीक सुरमा की तरह पीस लें और 120 नंबर की छलनी से छानकर मोम या रोगन में, मोम और रोगन हर जगह है क्योंकि बेस की तरह काम करता है। ठीक है, मोम या रोगन में उनको छानकर 120 नंबर की छलनी से छानकर मोम या रोगन में खूब अच्छी तरह से हल कर लेंगे। ठीक है, 120 नंबर की छलनी का मतलब समझते हैं आप, कितना बारीक, एकदम फाइन पाउडर उसके अंदर निकलेगा, एकदम बारीक। ठीक है, छलनियों का बयान मैंने शुरुआत के फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में किया था मे बी, हाँ, तो उसमें जाके आप देख लेना कि छलनियों का बयान है क्या और 120 नंबर की छलनी कैसी होती है और क्यों उसको 120 नंबर की छलनी कहा जाता है उसके बारे में। ठीक है, सेकंड लेक्चर में मैंने बताया था। तो 120 नंबर की छलनी से छानकर मोम या रोगन में खूब अच्छी तरह से एकदम सुरमे की तरह बारीक फाइन पाउडर उसके अंदर शामिल करेंगे। ठीक है, ये छठा पॉइंट है। सातवां पॉइंट हमारा कहता है लोहे या धात का कोई भी बर्तन रहा, ठीक है, कोई लोहे का बर्तन है या धात का, पीतल तांबे का कोई भी बर्तन रहा तो उसमें जो है हम उस मरहम बनाना नहीं चाहिए। उसमें जो है मरहम नहीं बनाएंगे क्योंकि वो जो है केमिकल रिएक्शन करके मरहम का जो है असर ख़त्म हो जाता है, उसका असर नहीं रह पाता, फिर वो अच्छी तरह से काम नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ज़्यादातर हम उसको अवॉइड करते हैं। ठीक है, अब हमारा आठवां पॉइंट आता है। आठवां पॉइंट हमारा कहता है कि जब मरहम बनकर कंप्लीट हो जाए, मरहम तैयार होने के बाद क्या करेंगे, उनको मुनासिब हज्जुम की, जैसे कि कोई भी मतलब एक चीनी का बर्तन या शीशे का बर्तन ले लेंगे। ठीक है, कोई शीशे का मर्तबान या कोई चीनी का बर्तन ले लेंगे। ठीक है, या उनके मर्तबान उनके डब्बों में रख कर इलाज मुआलजे के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फ़ी ज़माने में, अब इस मॉडर्न ज़माने में क्या होता है कि मरहम की तरकीब तैयारी के लिए बड़े पैमाने पर मरहम साजी मशीनों के ज़रिए की जाती है। ठीक है, मरहम साजी किससे की जाती है? मरहम साजी मशीनों के ज़रिए की जाती है, मशीनों से, और तैयार होने के बाद उनको मशीनों के ज़रिए डब्बों में भरा जाता है। मशीनों के ज़रिए मरहम की तरकीब तैयारी ज़्यादा सूदमंद होती है। ठीक है, क्या होती है? ज़्यादा सूदमंद, ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है क्योंकि इस तरीके से क्या है, दवाओं की मिकदार का तयन, मरहम का क़िवाम, मरहम की तैयार होने के बाद डब्बों में भरने की मिकदार का तयन आसान हो जाता है। यानी कि मशीनें बना रही हैं, मशीनें उनको जो है उनका क़िवाम तैयार कर रही हैं, मशीनें ही उनका जो फ़ाइन पाउडर बना रही हैं वही उनको डब्बों में भर रही हैं, तो ये बहुत आसान भी हो जाता है इंसान के लिए और बहुत अच्छा भी काम करती हैं मशीनें। ठीक है, तो वो जो है ज़्यादा सूदमंद साबित होता है, ज़्यादा अच्छा होता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्रीम। ठीक है, आज इसमें पढ़ेंगे हम क्रीम, पेस्ट और जेलीज। ठीक है, जेल्स या जेलीज। ठीक है, तो ये सब भी मरहम की ही किस्म है, ऐसा समझो। ठीक है, मरहम के जैसे ही होते हैं लेकिन इनमें थोड़ा फ़र्क होता है और ये बहुत पूछता है कि मरहम में और क्रीम में फ़र्क बताओ, मरहम में और पेस्ट में फ़र्क बताओ, मरहम में और जेल में फ़र्क बताओ। ऐसा ऐसा घुमा के बहुत क्वेश्चन पूछता है, तो इसे अच्छे से आप समझ लीजिए। ठीक है, तो अब क्रीम क्या है? क्रीम भी मरहम की किस्मों में से एक है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, बतौर ज़मीन यानी कि बेस के तौर पर पानी में हल पजीर अज्जा शामिल किए जाते हैं। ठीक है, उसमें क्या था मरहम में, उसमें ज़मीन यानी कि बेस के तौर पर रोगन हर हाल में शामिल किया जाता था। रोगन या कोई भी ऐसा चिकनी चीज़ें, मतलब जैसे चर्बी वगैरह या फिर कोई भी मोम जिसको यानी कि वैक्स भी कहते हैं। ठीक है, या फिर कोई भी रोगन ले लेते हैं हम, तो वो उसमें मरहम में शामिल किया था। लेकिन क्रीम में ऐसा कोई ख़ास शर्त नहीं है कि हाँ उसके अंदर रोगन शामिल करेंगे ही। ठीक है, इसके अंदर पानी से भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है,
तो इसके अंदर क्या बतौर ज़मीन क्या है, पानी में हल पजीर अज्जा शामिल कहते हैं या पानी, ठीक है। इस वजह से क्या है, जिल्द पर लगाने के बाद क्या है, आसानी से साफ़ किए जा सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, आसानी से जिल्द पर लगाने के बाद आसानी से साफ़ किए जा सकते हैं। और ये क्या है, बहुत ज़्यादा मरहम की बनिस्बत, जैसा मरहम होता है उसकी बनिस्बत क्या है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और लाइट यानी कि हल्के होते हैं, ठीक है। जब क्रीम को जिल्द पर लगाया जाता है तो ये नज़री तौर पर क्या है, आसानी से वाज़े नहीं होते, यानी कि नज़र नहीं आते। हम उसको हम लगा कर रब कर लेंगे तो वो है नज़र नहीं आएगा आंखों से देखने पर, वो एब्जॉर्ब हो जाता है या फिर क्या कहते हैं कि वो दिखता ही नहीं है, ठीक है। एब्जॉर्ब ना होने के बाद भी वो इतना नज़र नहीं आता, क्योंकि वो जो है उसमें कोई भी रोगनियात शामिल नहीं करते हम, ठीक है। तो ये हो गया क्रीम। अब आता है पेस्ट, ठीक है। पेस्ट क्या है, ये भी मरहम की किस्म है। फ़र्क ये है कि इसमें दवाओं का बारीक सफ़ूफ ज़्यादा मकदार में होता है, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड वगैरह। इसी वजह से ये मरहम की बनिस्बत ज़्यादा थिक होते हैं, ठीक है। लेकिन मरहम की बनिस्बत कम ग्रेस होते हैं, ठीक है, कम ग्रेसी होते हैं। मरहम की बनिस्बत क्या है, कम ग्रेसी होते हैं, इतने ग्रेसी नहीं होते, ज़्यादा चिकने नहीं होते ये पेस्ट, ठीक है, ज़्यादा वो नहीं होते। तो लिखा पेस्ट क्या है, आमतौर पर हरारत पर पिघलते नहीं है। पेस्ट क्या होते हैं, आमतौर पर हरारत पर पिघलते नहीं है, इसलिए क्या है, इनको जो है इस वजह से क्या है, स्किन पर अच्छी तरह से कोटिंग कर लेते हैं। पूरा ऐसा एकदम लगाएंगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ यहाँ पे कोई चीज़ लगाई गई है, दिख के आता है सामने से कि हाँ यहाँ पे कुछ चीज़ लगाई गई है, अलग ही नज़र आता है। इसी क्या है, एकदम कोटिंग कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं स्किन को, ठीक है। एक बार जिल्द पर लगने के बाद ये आसानी से अलग नहीं होते हैं, ठीक है। लग जाते हैं तो बहुत मुश्किल से अलग होते हैं। इसी वजह से क्या है, इनको हेयर्स पर अप्लाई नहीं किया जाता है, यानी कि बालों पर नहीं लगाया जाता है पेस्ट को, ठीक है, इसी वजह से, क्योंकि ये एकदम आसानी से अलग नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है जेलीज या जेल्स, ठीक है। जेलीज क्या है, ये रकीक, शफाफ और कम चिकने यानी कि नॉन ग्रेसी होते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं, रकीक यानी पतले होते हैं, रकीक, शफाफ और कम चिकने यानी कि नॉन ग्रेसी होते हैं। ये लुआब की तरह होते हैं। कैसे होते हैं, लुआब की तरह होते हैं, क्योंकि इनकी तरकीब में गोंद यानी कि गम्स का इस्तेमाल किया था। जेलीज में क्या इस्तेमाल किया था, गम्स का इस्तेमाल किया था। ये उमूमन क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन पर अप्लाई किए जाते हैं। किस पर किए जाते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन पर अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है। आपको पता मालूम ही होगा म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ कहाँ होती है, पिंक कलर की होती है वो ज़्यादातर, ठीक है, पूरी बॉडी में जगह जगह पर होती हैं। तो वो म्यूकस मेम्ब्रेन पर ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि क्या है, लुब्रिकेशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, एंटीसेप्टिक या लुब्रिकेशन के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा क्या है, इनका इस्तेमाल क्या है, सर्जिकल कैथेटर, ग्लव्स या रेक्टल थर्मोमीटर को लुब्रिकेट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इन सब के लिए इनको चिकना यानी कि लुब्रिकेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तमाम जेलीज में कार्बोहाइड्रेट और पानी की ज़्यादा मकदार बतौर ज़मीन यानी कि बेस होती है, ठीक है। तमाम जेलीज में क्या होता है, बतौर ज़मीन की तौर पर क्या होता है, पानी या फिर कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट और पानी होता है बतौर बेस यानी कि ज़मीन के तौर पर वो होता है, ठीक है। इसके क्या है, इसके अलावा क्या है, पैक्टिन और स्टार्च वगैरह का भी इस्तेमाल जेलीज बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। पैक्टिन और स्टार्च वगैरह का भी इस्तेमाल जेलीज बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो आपको समझ ही आया होगा कि मरहम में क्या क्या डाला जाता है, ख़ास तौर से क्रीम में क्या डाला जाता है, पेस्ट में क्या डाला जाता है, जेलीज में क्या डाला जाता है। तो ये अच्छे से आप याद रखना। इनमें फ़र्क बहुत ज़्यादा पूछता है कि इन दोनों में फ़र्क बताओ, इसमें फ़र्क बताओ, इसमें फ़र्क बताओ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे अगले चैप्टर्स में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।